हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 11 फरवरी 2021। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से। सबसे पहला आर्टिकल है दैट इज ट्रेड सॉफ्टली। अभी जो उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आई हैं चमोली में, उसको लेकर के ये आर्टिकल है। देखेंगे क्या कंसर्न्स राइज किए जा रहे हैं यहाँ पर एडिटर के द्वारा। ठीक है, ये वाला आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं है, डिस्कस नहीं करेंगे। द योमेंस अगोनी, इसके अलावा पिकिंग अप पेस, ये शॉर्ट टर्म डेटा दिया हुआ है कि किस तरीके से इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर रही है। या आपको खुद से पढ़ना है, यहाँ पे डिस्कस करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये डेटा हर डेढ़ दो महीने में डेटा चेंज होता रहता है, तो इतना कोई हमें ज़्यादा डेप्थ में आने की ज़रूरत नहीं है। ये आ रहा है, फिर आर्टिकल है नेवर अगेन। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जिस तरीके से हॉलोकॉस्ट हुआ था ना जूस का, नाजी जर्मनी के टाइम पे, जब इनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था, फिर उनको मार दिया जाता था हिटलर के टाइम पे। ठीक है, तो बोला ये चीज़ फिर से नहीं होनी चाहिए। ये खुद जो है रॉन मलक्का, ये आप देखोगे इजरायली एम्बेसडर हैं जो कि इंडिया में डिप्लॉयड है। ठीक है, तो इनका कोई मतलब इंडिया में अपॉइंटेड है। तो ये आर्टिकल इतना कुछ काम का है नहीं, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से एडिटोरियल पेज पे हमारे पास में सिर्फ एक आर्टिकल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आइडिया पेज पे फिर आए तो ये द न्यू अमेरिका, जैसे कि जो बाइडन अब नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो किस तरीके से उनकी अप्रोच रहने वाली है आने वाले टाइम पे, और कैसे कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो इनके प्रेडेसेसर रहे हुए हैं अभी आप जानते ही हो, तो उनके साथ में मतलब पॉलिसीज़ का कितना कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, कितना कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा, वो हम देखेंगे कि कितना डिफरेंस है दोनों की अप्रोच में। ठीक है, इसमें इंडिया का अप्रोच भी मिलेगा, रशिया के लिए भी, और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को कैसे ट्रीट करेंगे, एक बार जानेंगे इस आर्टिकल को। द राइट ट्रैक, यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो इंडियन रेलवेज है ना, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इनके बारे में जब भी बजट आता है तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। पहले रेलवेज का एक सेपरेट बजट आया करता था, जबकि तो इस आर्टिकल में देखेंगे कि फ्रीट कॉरिडोर्स की डेवलपमेंट और साथ में फ्रीट और पैसेंजर जो ट्रेन्स हैं उनके बीच में क्या एक तरीके से गैप है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेन्स की एफिशिएंसी को, और एक कह सकते हो ना इम्पोर्टेंट स्टेक की तरह उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके लिए सजेशंस दे रहे हैं यहाँ पर राइटर। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे। इसके अलावा इसी पेज पर हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज़ मिसकंसीव्ड अप्रोच, कि अभी जो एमटीपी बिल है, देखेंगे एमटीपी बिल को क्या है। ये बिल अभी आप देखोगे कि लोकसभा ने तो मार्च 2020 में पास कर दिया था, बट अभी वो राज्यसभा में अब रखा जाएगा। तो यहाँ पर राइटर जो है वो क्वेश्चन करना चाह रही है कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो ऑलरेडी कितनी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है, और रही सही में और चीज़ें आप डालना चाह रहे हो जिनसे पहले बेसिक नीड्स जो है हेल्थ केयर सिस्टम की वो पूरी करें तो ठीक रहेगा। ठीक है, सरोगेसी बिल से रिलेटेड है ये। ठीक है, देखेंगे। अच्छा आर्टिकल है पूरा डिटेल में। तो ऐसे करके 4 आर्टिकल से देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट आर्टिकल है ट्रीड सॉफ्टली। अभी हमने देखा कि उत्तराखंड में जो फ्लैश फ्लड्स आई है चमोली वाले रीजन में, तो आज उत्तराखंड में 4 दिन हो गए हैं उस फ्लैश फ्लड को आने के बाद में, और लगातार आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं कंसर्न्स राइज हो रहे हैं और अलग अलग एरियाज़ में। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि जो ऋषिगंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पर असर पड़ा है इसका। इसी तरीके से जो तपोवन पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पर भी बहुत सारे लॉसेस का कंसिडरेशन देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत सारे लॉसेस हो गए हैं इकोनॉमिकली अगर देखें। साथ में बहुत सारे वर्कर्स हैं वो डेब्रिस और स्लश के नीचे दबे हुए हैं, अभी भी उनकी डेड बॉडीज़ या फिर उनकी बॉडीज़ को रिकवर नहीं किया जाना असंभव हो पाया है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो एक पानी की बड़ी सारी दीवार थी उसने अचानक से किस तरीके से पूरी डिफ़िकल्ट टेरेन में कितना मुश्किल भरा माहौल बना दिया है। वहाँ पर एक मार्शी फ्लोर जहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ है चारों तरफ, लगभग 13 विलेजेस जो हैं उन पे असर पड़ा है। चाइनीज़ बॉर्डर की तरफ लगभग 13 ऐसे ये जो विलेजेस हैं ये बिल्कुल डिसकनेक्टेड हैं इस टाइम पे, और आप देखोगे इनके साथ में जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जो आप कह सकते हो ड्रोन्स को डिप्लॉय करके, या फिर आप कह सकते हो जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके। तो ड्रोन्स का, लेज़र इमेजिंग का ये यूज़ करके आप वहाँ पे ये काम कर पा रहे हो। इसके अलावा जो ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं जो ग्लेशियर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जियोलॉजिस्ट हैं जो जियोलॉजी ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का टेक्सचर क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, तो हिमालय का हमें पता है कि यंग फोल्ड माउंटेन है, तो वहाँ के बारे में स्टडी करने के लिए टीम गई हुई है, और साथ में आर्म्ड फोर्सेस हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रही हैं। तो इमीडिएट टास्क क्या है गवर्नमेंट के सामने कि कैसे भी करके एक
एक कहने का मतलब एनवायरनमेंट असेसमेंट प्रॉपरली करने की ज़रूरत है, आने वाले जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे कंप्लीट करने हैं। खुद की जो भी अप्रोच है गवर्नमेंट की उसको री एग्जामाइन करने की ज़रूरत है। हाई एल्टीट्यूड्स पे जो कि हिमालयन रीजन में लोकेटेड जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आज कंट्री की जो साइंस एंड एनवायरनमेंट एकेडमीज़ हैं उनको ज़रूरत है कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि कहाँ पर ये गलतियाँ हो रही है। देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हिमालयन ग्लेशियोलॉजी और हिमालयन जियोलॉजी से रिलेटेड वहीं पर ही अगर ढंग से रिसर्च की जाए तो उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपनी तरफ से इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम पर फोकस करने की ज़रूरत है। ग्लेशियर्स को देखो इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा लैंडस्लाइड, एवलांच, फ्लैश फ्लड्स ये तो अनयूजुअल नहीं है, वहाँ उत्तराखंड में आते ही रहते हैं। साथ में इसरो का डेटा क्या कहता है कि लगभग 1000 ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो कि रिट्रीट कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे वो पिघल रहे हैं और उनकी साइज़ है वो लगातार घटती चली जा रही है और उनसे जो पानी की सप्लाई है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे ही कोई रिवर डाउन स्ट्रीम जर्नी कंप्लीट करती है तो जो स्नो या फिर जो आइस है वो मेल्ट कर जाती है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा डेंजरस एक तरीके से आप कह सकते हो कि फ्लड आने के स्कोप बने रहते हैं। साथ में आप देखते हो कि जो आइस है उसके साथ में रॉक्स का भी एक्यूमुलेशन रहता है, तो आइस जब मेल्ट होती है तो वो रॉक भी उसके साथ साथ में ही फिर फ्लो होना शुरू हो जाती है। और यही वजह थी कहीं ना कहीं कि अभी जो फ्लैश फ्लड आई है उत्तराखंड में उसके पीछे। तो अभी फ़िलहाल तो देखो, एक हाइपोथेसिस तो क्या कह रही है, संडे को जो फ्लैश फ्लड आई उसकी वजह से कुछ पॉकेट्स में जो स्नो, वाटर, रॉक ये तीनों एक साथ थे उनका बर्स्ट हो जाना, उनका अपनी लिमिट से क्रॉस कर जाना, जिसको हमने बोला था ग्लोफ। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटब्रेक। ठीक है, इसके अलावा दूसरी एक थ्योरी ये थी कि इसमें ये कहा गया था कि जो इंसिडेंट है इसमें लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह थी जो हैंगिंग मास ऑफ आइस था उसका फ्रैक्चर होना, मतलब एक तरीके से बड़ा सारा आइस का एक टुकड़ा टूट करके और गिर गया और उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गया और उस लैंडस्लाइड की वजह से रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर दिया। एक ये वजह बताई जा रही है। तो अभी देखो अलग अलग थ्योरीज हैं, बट मेन जो बात है ना, तो ग्लेशियर्स तो देखो अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस तरीके के फ्लैश फ्लड्स के बीच में। तो अभी अर्जेंसी किसकी है कि हमें एक आप कह सकते हो कि डेटा कलेक्शन होना चाहिए ग्लेशियर्स के बारे में, माउंटेन सिस्टम की पूरी स्टडी होने की ज़रूरत है। और अगर हम कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं इस रीजन में तो वहाँ पर हमें कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर जियोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी इनकी स्टडी अगर हमारी बेसिक्स में अच्छी रहेगी तो फिर हम अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, कल एक आर्टिकल था जिसमें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस तरीके की अर्जेंट अगर सिचुएशन आ जाए जिसमें इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाए तो डीपी डोभाल ने अपनी तरफ से सजेशन दिया था कि हमें एक नोडल एजेंसी की ज़रूरत है जो कि कोऑर्डिनेट करे इन सभी सेक्शंस में जो रिसर्च की ज़रूरत है उसके लिए इस पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि हिमालयन रीजन जो है ना वो हर तरीके से वल्नरेबल है, इसलिए वहाँ पर तो हमें ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम देखें हिमालय को, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, वोलाटाइल माउंटेन सिस्टम है, क्योंकि इंडियन प्लेट जो है वो लगातार सबडक्ट कर रही है अंडर द यूरेशियन प्लेट। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हिमालयन रीजन में भूकंप भी आते रहते हैं और उसकी हाइट भी लगातार हाइट भी बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये वोलाटाइल माउंटेन सिस्टम को हमें थोड़ा सा सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पे लैंडस्लाइड भी आते रहते हैं, क्योंकि अगर नीचे से अर्थ वाइब्रेट करेगी तो डेफिनेटली ऊपर का जो सरफेस एरिया है वहाँ पर भी इसका असर आएगा। तो यहाँ पर माउंटेन का जो रोल है इसको हम क्लाइमेटिकली भी देखें तो टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। जो हमारा सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, नेपाल, भूटान, ये इंडिया तो है ही मेन। तो ऐसे करके इन कंट्रीज़ का जो टेम्परेचर है या फिर जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको भी रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में हमें पता है कि कितनी ज़्यादा जो हमारी जो पेरेनियल रिवर्स है, मेन जो 3 रिवर की बात की जाए अगर साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की, इंडस, गंगा और फिर बाद में ब्रह्मपुत्रा, तो यहाँ से ये जो ग्लेशियर्स हैं इन्हीं से तो पानी की सप्लाई होती है ना, तो इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो क्लाइमेट सिस्टम जो है ना वो आज चेंज होता चला जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो आइस मेल्टिंग और ज़्यादा होगी। ज़रूरत है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं उनको बहुत डिटेल मतलब इन डेप्थ स्टडी की जाए,
कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर वहाँ पे शुरू किया जाए तो उनकी डीपीआर को डिटेल में कवर किया जाए। कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो रोड का या कुछ भी तरीके से, बेसिकली अगर इस माउंटेनस सिस्टम की अगर जियोलॉजी की बात करें ना, तो इस सिस्टम में आप ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करो या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करो, तो ये इडियोसिंक्रेसीज में नहीं है। दैट मीन्स ये इसके स्वभावगत नहीं है, आप ये समझो, ठीक है। क्योंकि माउंटेन की जो क्लाइमेट है, माउंटेन की जो डायनेमिक्स है, वो बहुत एक तरीके से फ्रेजाइल है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो लैंडस्लाइड की फ्रीक्वेंसी बढ़ना, स्नो एवलांचेज होना, लेक्स का बस्ट करना, लेक्स का टूट जाना, उनके बांध टूट जाने और एकदम से बाढ़ आ जाना, ये गैप्स जो है ना तभी फुलफिल हो पाएंगे जब डिटेल स्टडी हो पाएगी। जब आज 12,000 के लगभग ग्लेशियर्स वहाँ पे लोकेटेड हैं उत्तराखंड में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब फ्लडिंग के कारण बन सकते हैं वो ग्लेशियल एरियाज, ग्लेशियल लेक्स, ठीक है। तो उन पर हमें नज़रें गड़ा के रखने की ज़रूरत है। और सजेशन हमने कल देखे ही थे कि किस तरीके से किया जा सकता है कि जो लेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके और फिर उनमें से जो पानी है उसको थोड़ा रिसवाया जा सकता है। इससे क्या होगा रिसाने से, कि जो पानी अचानक से कभी आउटबर्स्ट ना हो, ठीक है। और उनकी जो मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर की जाए। या फिर आप कह सकते हो जैसे कि एक बहुत बड़ा बेसिन है जहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उनमें से 1 या 2 ग्लेशियर्स को आप आइडेंटिफाई कर लो और उन पर एकदम उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर करते रहो। इससे क्या होगा कि अगर वो उनमें कोई चेंजेस आ रहा है तो हम आइडिया लगा लेंगे कि उस बेसिन में बचे हुए जो ग्लेशियर्स हैं उनमें भी क्या चेंजेस आ रहा है, और उसके हिसाब से हम प्रिवेंटिव अप्रोच अपना सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने कल ऑलरेडी डिस्कस भी की थी, शाम वाला जो वीडियो मैंने डाला था आपके लिए उसमें। तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के पहले हमें इन सभी चीज़ों को सोच करके फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट को ध्यान में रख करके फिर काम करने की ज़रूरत है। संडे की जो ट्रेजेडी है वो वार्निंग है कि हिमालयन माउंटेन्स में कितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है, किस तरीके से हमें रिसर्च और पॉलिसी को उस तरफ डायरेक्ट करने की ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है बाइडेन्स प्रेसिडेंसी इज लाइकली टू डेविएट फ्रॉम ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फॉरेन पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज एंड रेस रिलेशंस। आपको हो सकता है ये टाइटल थोड़े चेंज लग रहे हो, अभी क्या प्रॉब्लम ये हो गई एप्लीकेशन में खुल नहीं रहा है, और मुझे भी ये थोड़ा ठीक लगा, इसमें थोड़ा सा जूम होकर के आ रहा है ना वर्ड्स, तो अच्छे से दिख रहे होंगे आपको। तो मैं कोशिश करूँगा आगे से इसी तरीके से हम ये डिस्कशन करें। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो पूरा अच्छे से पहले तो स्क्रीनशॉट लेकर के मैं क्या करता हूँ दिखा देता हूँ आपको, दिखा दूंगा आपको कि हाँ कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो तो न्यूज़पेपर से ले लूँगा और फिर हम सीधा इससे वेबसाइट से पढ़ लेंगे ना। तो इसमें क्या होगा, जूम करके दिखा दूंगा तो ये आराम से आपको जूम फॉर्म में अच्छा दिखाई देगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इसका फ़ायदा रहेगा। अगर आपको ये आइडिया ठीक लग रहा है तो आप कमेंट में या फिर लाइक को आप प्रेस कर सकते हो, लाइक बटन को, ठीक है। अब देख रहे हैं इस आर्टिकल को डिटेल में। राइटर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कभी भी इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं होते, कुछ ना कुछ तो उसमें आउटकम निकलता ही है। और अब की बार तो अमेरिका की आत्मा को झकझोर देने वाला काम हुआ है कि जब जो बाइडेन को डिक्लेयर कर दिया गया विक्टर, और उनके पहले जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट्स की लेजिटिमेसी को ही सवाल खड़ा कर दिया कि इस तरीके से वो हारे नहीं हैं। बेसिकली जो वहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज है उसने सपोर्ट कर दिया किसको, जो छोटे स्टेट्स हैं ना उनको। तो इस वजह से ट्रंप को ये लगा कि मेरे पास बड़े स्टेट्स हैं तो क्यों ना मैं एक बार चैलेंज कर दूं। बट फिर भी आप देखोगे बाइडन डिक्लेयर हो चुके थे विनर, और उसके बाद में अब वो प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। आज अगर इस साल की बात करें तो यूएस कैपिटल पे जो अटैक हुआ है, या आप कह सकते हो जो मार्च किया था पब्लिक ने, उसके बाद में बाइडेन की प्रेसिडेंसी ने किस तरीके से अपने स्टेटमेंट दिए हैं अभी रिसेंटली जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे उनको लेकर के। तो राइटर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, राइटर्स हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो कैंपेन है ना जो बाइडेन का, वो डोमेस्टिक पॉलिसी प्लेटफॉर्म के साथ साथ में अमेरिकन हिस्ट्री में जो इंटरनेशनल रिलेशन की जब बात आती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको एक स्विच करती हुई दिखाई देगी अपनी खुद की अप्रोच में। तो हम यहाँ पर क्लाइमेट, कोविड-19, इमिग्रेशन, टैक्सेस, रेशियल इक्विटी, ये तो डोमेस्टिक इश्यूज़ पे बाइडेन की क्या अप्रोच रहेगी जो कि डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल डिफरेंट रहने वाली है, और साथ में हम जो इंटरनेशनल रिलेशन में इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप रह सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोविड-19। देखो कोविड-19 जो है इसमें आप देखोगे 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। जो आप कहोगे कि जैसे कि टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना हो गया, जो इंटरनेशनल ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस जो थी
उसको आप कह सकते हो कि उन्होंने फिर से अलाउ कर दिया है, रीइंस्टेट का मतलब बहाल कर दिया है। ऐसे ही उन्होंने प्लेन्स में मास्क लगाना, ट्रेन्स में, एयरपोर्ट पे, मतलब मोबिलिटी को इम्प्रूव करने की पूरी शुरुआत कर दी है, बट साथ में प्रिकॉशंस के, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट है, उसमें भी उन्होंने अपनी तरफ से अब एक पुश दिया है कि कैसे भी करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और साथ में 1.9 ट्रिलियन डॉलर का आप कह सकते हो एक एनॉर्मस ह्यूज रिलीफ पैकेज दिया गया है कांग्रेस से अप्रूवल लेकर के। फिर बात करें आगे क्लाइमेट की, तो प्रेसिडेंट ने आते ही सबसे पहले पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को अपनी तरफ से अप्रूवल दिया है। और साथ में आप देखोगे कि 2035 आते आते कार्बन फ्री पावर ग्रिड स्टैब्लिश करने की बात की है। ये भी एक गोल पिक आप कहोगे कि पुट किया है अपनी तरफ से। ऐसे ही कीस्टोन पाइपलाइन परमिट था, जिसमें आप देखोगे ये यूएस और कनाडा के बीच में पाइपलाइन थी, इसको रिवोक कर लिया है, मतलब इसको एक बार रोक दिया है कि भाई हम इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आती है। फिर बात आती है इमिग्रेशन में, कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने या बराक ओबामा ने अपने तरफ से अपने तरीके से रेगुलेट किया था इमिग्रेशन को, उस चीज़ को बिल्कुल ही एकदम आप कह सकते हो कि 180 आप कह सकते हो कि एकदम टर्न लिया है, या 9 मतलब बिल्कुल यू टर्न ले लिया, और ये कह दिया कि किसी भी तरीके से अब इमिग्रेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करेंगे, और इजी गोइंग मैनर में अप्रूवल दे दिया अपनी तरफ से। ऐसे टैक्सेस की बात करें तो जो बाइडन ने अपनी तरफ से टैक्स प्लान इस तरीके से किया है कि जो आप एक अपोलोजेटिकली, मतलब बिना कोई आप कह सकते हो अपोलॉजी जाहिर करते हुए अपनी तरफ से इनकम टैक्स रेट्स हैं उनको राइज करने की बात करती है। लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल गेन्स है उसको भी राइज करने की बात की है, कॉरपोरेट टैक्स रेट है उसको भी राइज करने की बात की है। तो इसमें क्या हो गया कि इन्होंने जो अपनी तरफ से जो बात कही थी, अपने जो कैंपेन में कही थी, वो चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की बात भी पॉलिसीज़ में की जा रही है। ये तो देखो लोकल इश्यूज़ है, पर थोड़ा देख लेते हैं रेशियल इक्विटी की बात करें तो अफ्रीकन अमेरिकन सपोर्ट जो बाइडन को बहुत मिला है। आपको पता होगा ना कि जैसे एक केस आया था जॉर्ज फ्लॉयड करके, एक अफ्रो अमेरिकन था, उसको मार दिया, मतलब उसकी गर्दन के ऊपर वो पैड लगा कर एक पुलिसमैन उसके ऊपर यूँ थोड़ा जोर लगा दिया था अपनी नी से, अपने घुटने से, और उसकी गर्दन में फ्रैक्चर आ गया था, फिर उसकी डेथ हो गई थी। तो तब से लेकर के बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो गया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के एक बार फिर से अमेरिका में। तो इसी चीज़ को कहीं ना कहीं ध्यान में रख करके जो बाइडन जो थे वो अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आगे चल रहे थे, और उसमें इनको सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ये भी एक बैलेंसिंग फैक्टर रहेगा। अब इंटरनेशनल अप्रोचेस की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अप्रोच अपनी बनाई थी अमेरिका की, और ये अपने अलाइज के साथ में, उससे थोड़ा सा हटके अगर हम पढ़ें तो हम चारों कंट्रीज़ चाइना, रशिया, ईरान और इंडिया के लिए अगर देखें तो बाइडन की जो अप्रोच है वो ट्रंप से थोड़ा सा हल्की सी डिफरेंट दिखेगी, या बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखने वाली है, या कुछ जगह पे कन्वर्जेंस भी है दोनों के बीच में। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की। देखो बाइडन जो है वो अपनी तरफ से असर्टिव स्टांस रखेंगे चाइना के अगेंस्ट में, अपनी तरफ से बातें पूरी मुखर खुले तौर पे रखेंगे। इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, अमेरिका के जो यूरोपियंस हैं, मतलब जो अमेरिकन जो यूरोप में चले गए हैं, या फिर जो एशिया में जो अलाइज हैं, यूरोपियन अलाइज और एशियन अलाइज, उनको साथ में लेकर के और अपनी तरफ से फिर बाद में चाइना को हर एक जगह पे काउंटर करेंगे। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो उइगुर्स हैं, उइगुर मुस्लिम्स हैं जो चाइना में रहते हैं, शिनजियांग प्रोविंस में, चाइना की में, उनके अगेंस्ट में जो जेनोसाइड हो रहा है उसके अगेंस्ट में बात उठाई जाएगी। इसके अलावा आप देखोगे जो बाइडन ने अपनी तरफ से जो चाइना का जो ट्रेड प्रैक्टिस है, अब्यूजिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, उसको भी काउंटर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ में बाइडन अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि चाइना जो अपनी तरफ से एडवांसेस दिखा रहा है, मतलब कोई भी रीजन में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो वहाँ पर चाइना को लिमिट करना, ये भी एक अप्रोच रहेगी जो बाइडन की। अब चाहे वो सुप्रीमेसी को लेकर के बात करो टेक्नोलॉजी फील्ड में, कम्युनिकेशन में, फार्मास्यूटिकल्स में। इसके अलावा बाइडन अपनी तरफ से कोलैबोरेशन भी करने की कोशिश करेंगे जब क्लाइमेट की बात आएगी, हेल्थ की बात आएगी, और नॉर्थ कोरिया जैसे रोग कंट्री को एक बार रोकना हो तो वहाँ पर चाइना की रेलेवेंस भी है। तो कहने का मतलब बहुत सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा जो बाइडन को। इसके अलावा
रशिया के साथ में कैसा रह सकता है? देखो, रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उनके साथ में डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन तो देखो डिफरेंशियल थे, कुछ क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है, हमेशा गैप ही रहे थे उनके बीच में। बट आप देखोगे अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी नया अपॉइंट हो गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं कंटेंशियस रिलेशन ही मेंटेन रखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एकदम फुल फ्लेजेडली एकदम सही रह जाएगा सारा काम। तो कहने का मतलब ये है कि ओबामा का या ट्रंप का जो अप्रोच था, उसी पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेशन कंटिन्यू होता रहेगा। पर हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि जो रशिया पे ब्लेम लगाए जा रहे थे ना, कि रशिया जो है वो ब्रीच कर रहा है न्यूक्लियर ट्रीटी जो हुई है इनके बीच में उनको, तो रशिया ने अपनी तरफ से इंटेंशन भी दी है कि जैसे ही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो बाइडेन ने प्रेसिडेंशियलशिप की ओथ ली थी, तो उनके पास में एक मैसेज आ गया था, रशिया ने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया था कि हम रेडी हैं रिवाइवल करने के लिए न्यूक्लियर ट्रीटी को, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा आगे देखने वाले बात वो ये थोड़ा सा कंटेंशियस इश्यू तो रहेगा ही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे तो चलो इलेक्शंस तक की बात आ गई थी कि इलेक्शन में रशिया इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। बाकी अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जो कोल्ड वॉर इरा का जो एक सेंस है ना, वो कंटिन्यू है, ये कह सकते हैं। ईरान की अगर बात करें, बाइडेन जो है ना, वो ट्रंप का जो आइडिया था ईरान को ट्रीट करने का, उससे बिल्कुल ब्रेक करने वाले हैं और कोशिश करेंगे एक मल्टीलेटरल अप्रोच अख्तियार की जाए ईरान के लिए, जिसमें बाइडेन और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ये सपोर्ट साथ में आने वाले हैं, कोऑपरेट करेंगे, और जो न्यूक्लियर डील है जैकपोआ, ठीक है, उसको जल्दी से जल्दी रिवाइवल दिया जाए। बट यूएसए जो है ना, थोड़ा सा धीरे ही काम करने वाला है, जो सैंक्शंस ईरान पे ट्रंप ने लगाए थे उनको हटाने से पहले, ठीक है, क्योंकि पहली कोशिश तो ये रहेगी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील को फॉलो करे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे सैंक्शंस रिमूव करे। अच्छा, एक चीज़ ईरान के लिए बाइडेन ने ऑलरेडी कर दी है, क्या कि जो यमन में हौती रिबेलियन जिनको सपोर्ट करता है ईरान, और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करता है सऊदी अरब, तो हौती रिबेलियन के अगेंस्ट में सऊदी लेड जो गवर्नमेंट है उसके ऑफेंसिव एक्शंस है ना, उनको यूएसए ने सपोर्ट देना बंद कर दिया। कहने का मतलब ये हो गया कि अब ईरान के अगेंस्ट में थोड़ा सा आप कह सकते हो सॉफ्ट कॉर्नर आना शुरू हो गया है यूएस में, जो प्रेसिडेंट अभी बने हैं जो बाइडेन के आने के बाद में। अगर इंडिया की बात करें तो देखो, यूएस के रिलेशन इंडिया के साथ में बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं और रहने भी चाहिए, क्योंकि अगर चाइना को एशिया में अगर काउंटर बैलेंस करना है, तो इंडिया से बेटर ऑप्शन यूएसए के पास में कोई दूसरा है नहीं। तो अभी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि दोनों की जो आइडियाज़ हैं उनमें अलाइनमेंट देखने को मिले, साथ में आए, चाहे वो ट्रेड की बात हो चाहे टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्योंकि ट्रंप के टाइम पे देखो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन हो पाए थे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पर हाँ, थोड़ा सा ये है कि इंडिया को लेकर के जो डेमोक्रेटिक पार्टी जिससे कि जो बाइडेन बिलोंग करते हैं, उनमें जो लेफ्टिस्ट है ना, वो ये कह सकते हैं कि इंडिया में ह्यूमन राइट अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है जो बाइडेन को थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़े। बट इमिग्रेशन पॉलिसी जो लिबरल कर दी ना अभी, तो वो तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स वहाँ पे जाते हैं और वहाँ की कंपनियाँ आउटसोर्स भी करती है हमारे यहाँ पर बहुत सारा सॉफ्टवेयर का काम, ठीक है। तो टेक टैलेंट जो है ना, टेक्नोलॉजी टैलेंट, उसके लिए एक अच्छा स्कोप निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ग्लोबली अगर हम देखें ना, तो बाइडेन ने अपनी तरफ से जो भी काम करने वाले हैं वो थोड़े से प्रोटेक्शनिस्ट होने वाले हैं। उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया कि गवर्नमेंट कुछ भी प्रोक्योर करेगी तो वो अमेरिकन गुड्स को ही प्रोक्योर करने वाली, तो ये तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है। बट दूसरी तरफ खुद के जो वर्कर्स हैं उनके हिसाब से ही ट्रेड पॉलिसी वो अब फॉर्मुलेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा फोकस इनका ये नहीं रहेगा कि मार्केट को ओपन किया जाए या कि अमेरिकन कॉरपोरेट्स हैं वो बाहर जाए, या फिर आईपी राइट्स को सिक्योर करने की बात करेंगे। उनका मेन काम क्या रहेगा कि कैसे भी करके यहाँ पर खुद की डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको फ्लॉरिश करने का एक मौका दे। तो इस तरीके से इमीडिएट चैलेंजेस जो हैं उनको एड्रेस करना तो ज़रूरी है ही, बट साथ में ये इमीडिएट चैलेंजेस जो हैं वो अब अमेरिका को यूनाइट करना है, वो भी एक बड़ा चैलेंज है इनके सामने। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एक तरीके से आप कह सकते हो फोस्टर करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना वहाँ उनको करना पड़ रहा है, ठीक है। तो केवल अमेरिका ही नहीं, पूरा विश्व चाहता है कि जो बाइडेन सक्सेसफुल हो। ये है तो मुश्किल काम, पर ये होना चाहिए, ऐसी बात कही जा रही है राइटर्स के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल रेल प्लान से रिलेटेड,
जिसमें रेलवे नेटवर्क को अब आप कह सकते हो जीआईएस प्लेटफॉर्म पे लाया जा चुका है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम या एक सेकेंड, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो सिस्टम, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इससे क्या, और साथ में गैप्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये नेशनल रेल प्लान है। और ये आर्टिकल लिखा है, एक सेकेंड आप रुकिए, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि नॉर्मली अगर हम देखें तो लोग जब यूनियन बजट आता है तो इंडियन रेलवे पर ध्यान देना कम ही विश्वास रखते हैं। बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट वन था हमारे बजट में कि नेशनल रेल प्लान जो कि 2030 तक के लिए प्लान आउट कर दिया गया है वो। दूसरा, जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, वो जून 2022 आते आते कमीशन्ड हो जाएगा काम उस पर, मतलब आप कह सकते हो वो यूज़ करने लायक बन जाएंगे फाइनली जून 2022 आते हैं। जो कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स हैं उनका एक हिस्सा जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे है। तो तीसरा जो मुद्दा है जिस पे ध्यान देने वाली बात है कि ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो कि खड़गपुर से विजयवाड़ा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि भुसावल से खड़गपुर या फिर दंकुनी बोल सकते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि इटारसी से विजयवाड़ा तक, और चौथा जो पॉइंट है वो ये कि ब्रॉडगेज रूट्स जो हैं उनको 100% इलेक्ट्रीफाई करना दिसंबर 2023 तक। और पांचवा जो पॉइंट है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ कि पैसेंजर्स की सेफ्टी और पैसेंजर्स की एम्यूनिटी मेजर्स ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाए जिनको कि जिससे कि पैसेंजर्स को परेशानी ना हो। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के लगभग 100 साल पहले की बात करें, ठीक है, कि 2030 से जस्ट ऑपोजिट चाहें तो 1930 की बात आ गई जब मुंबई पुणे में डेक्कन क्वीन स्टार्ट की गई थी मुंबई पुणे के बीच में। और ये एक अकेली ऐसी ट्रेन कह सकते हैं जो कि जिसका ऑफिशियल बर्थडे है 1 जून 1930 को, ठीक है, ये एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। इंडियन रेलवेज ने बहुत लंबा रास्ता पार किया है। जब 1854 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे मुंबई टू थाने के बीच में फर्स्ट ट्रेन चली थी हमारे यहाँ पर, उसके बाद में कितने साल बीत गए, कितनी ही कमेटियाँ इस्टेब्लिश कर दी गई थी, बट एक कॉम्पिटिटिवनेस है ना वो हमारी रेलवे ने अभी तक भी इतना ज़्यादा अचीव नहीं किया है। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की अगर रेलवेज़ की बात करें तो हमने ज़्यादा फोकस किस पे किया है, पैसेंजर्स पे, ना कि फ्रीट पे। हमने गुड्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, जो माल गाड़ियाँ हैं उन पर ध्यान कम दिया है, पैसेंजर पे ज़्यादा दे दिया। इसके अलावा देखेंगे जबकि दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पर रेलवेज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और वहाँ पर पैसेंजर्स से ज़्यादा है वो किस पे रहता है, फ्रीट पे, या फिर इक्वल ट्रीटमेंट दोनों को मिलता है। आज हमारे यहाँ पर देखोगे तो ये फ्रीट वाला जो ऑप्शन है ना इसको हमेशा बाईपास किया जाता है, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। चाहे 19th सेंचुरी की बात करें, चाहे फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी की बात करें, उस टाइम पर भी हमारे यहाँ पर रेलवेज़ का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं था। और अभी तक भी आप देखोगे रेलवेज़ का कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पर बढ़ नहीं पाया है, जबकि दूसरे कंट्रीज़ में रेलवेज़ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो अगर रेलवेज़ के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसको हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। आज शुरुआत करें, जब एक कह सकते हैं कि जब रेलवे शुरू हुआ था तब क्या दिमाग में था कि बोला कि पैसेंजर ट्रैफिक हमारे यहाँ पर कम मिलेगा क्योंकि गरीब लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है पता पड़ता है कि हमारे यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक किसका है, पैसेंजर ट्रेन्स का है, और वहाँ पे भी सब्सिडाइज्ड टिकट अवेलेबल होती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट के लिए रेम्यूनरेटिव नहीं रह पाती रेलवेज़, ठीक है। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड की अगर बात करें 1905 में एनजी प्रिस्टले, उन्होंने अपनी तरफ से कोट किया था, जो कि आज के मतलब आप कह सकते हो कि चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड हैं उनके काउंटर पार्ट कह सकते हो। उन्होंने ये बात कही थी कि इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है तो हमारा चीफ बिजनेस जो होगा वो गुड से ही काम चलने वाला है, पैसेंजर हमें कम मिलेंगे। बट हुआ क्या, जस्ट उलट। आज हमारे यहाँ पर गुड्स ट्रेन है उनकी तो कम, मतलब एक तरीके से आप स्पीड देखो, एवरेज स्पीड जो निकलती है वो कम है, उनका कंट्रीब्यूशन है वो कम है, गवर्नमेंट भी कम फोकस करती है। वही बात कि हाँ भाई रेलवेज़ का अगर किराया ज़्यादा कर देती है गवर्नमेंट तो फिर बाद में पैसेंजर्स राजी नहीं होते, और पैसेंजर्स राजी नहीं होंगे तो फिर वोट बैंक गड़बड़ हो गया। इसलिए कहीं ना कहीं रेलवे हमारी कॉम्पिटिटिव नहीं है। आज नेशनल रेलवे प्लान की अगर बात की जाए
तो दिसंबर 2020 में फाइनलाइज हो गया था और इस मतलब बहुत डिटेल भी कवर की गई थी, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है ये, इतना हमारा काम का है नहीं इसमें। अब टारगेट क्या किया गया है कि एनआरपी में कि कैसे भी करके रेलवेज़ का फ्रीट का जो शेयर है रेलवेज़ में वो इंक्रीज़ किया जाए। इसके अलावा जो प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस जो बायस रहा है कि पैसेंजर ट्रेन को तो ज़्यादा फेवर किया गया, फ्रीट ट्रेन को कम किया गया है, उस बायस को भी हटाने की बात करेंगे या बैलेंस करने की बात कर रहा है ये नेशनल रेलवे प्लान। इसके अलावा कैपेसिटी डेवलपमेंट जो कि 2050 तक आते आते जितनी भी डिमांड है वो फुलफ़िल की जा सके फ्रीट में, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी कमिटीज़ हैं, उन्होंने अपनी तरफ से फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, फेयर, क्रॉस सब्सिडी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि फ्रेट कॉरिडोर मतलब फ्रेट ट्रेन्स हैं उनके तो चार्जेस आप ज़्यादा रख रहे हो और पैसेंजर्स को आप क्या कर रहे हो, सस्ते में दे रहे हो। तो यहाँ पर जो चार्जेस, टैक्स या जो भी आप चार्जेस लगा रहे हो वो इधर ला करके आप क्या कर रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो। तो ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन बोला जाता है इसको। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है हमारी इंडियन रेलवेज़ का इनकम्पिटिटिव बने रहने का। इसी तरीके से कंपटीशन में कमी, रेगुलेटर नहीं है प्रॉपर या फिर उनका रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत नहीं आता, क्योंकि आप देखोगे रेलवेज़ में प्राइवेटाइजेशन की जब बात करनी शुरू की तो वहाँ पर कितना ऑब्जेक्शन हुआ। तो इस वजह से ये सारे कुछ मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब राइटर हैं कि रेलवेज़ के नेटवर्क को अगर जीआईएस प्लेटफॉर्म पे अगर एक तरीके से लोकेट करना और इन गैप्स को अगर आइडेंटिफाई कर लें तो जाकर के हमारी रेलवे जो है वो वाकई में कॉम्पिटिटिव बन सकती है। देखो जब ट्रेड अगर कॉम्पिटिटिव होना शुरू होता है, देखो ट्रांसपोर्टेशन जो है ना लॉजिस्टिक्स का पार्ट होता है, और अगर वो सस्ता हो जाता है, वो अगर कॉम्पिटिटिव हो जाता है ना, तो फिर इंटरनेशनल या ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारे गुड्स हैं वो अच्छी प्राइस पे बिक पाएंगे। तो उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो टेक्नोलॉजी देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जिसमें जीआईएस प्लेटफॉर्म हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी को डिप्लॉय करना हो गया, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ये जो नेशनल रेलवे प्लान है वो फोकस कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें इंडिपेंडेंस की बात करें तो पॉलिसीज़ जो भी फॉर्मुलेट होती है ना, वहाँ पर प्राइसिंग और क्रॉस सब्सिडीज़ इनकी एक अलग ही इशू चलती रहती है रेलवेज़ की अगर बात करें। जैसे कि यहाँ पर देखो आप रेलवेज़ का ऑपरेशन रेशो, ठीक है, वो अभी कितना है 2018-19 में फ्रीट को अगर इसकी बात करो फ्रीट रेल्स की, वो तो कितना ऑपरेशन रेशो दैट इज 0.59, जबकि पैसेंजर ट्रैफिक कितना है 1.92। कहने का मतलब अगर कोई ट्रैक है तो उस पर से ज़्यादा चांसेस कौन से ट्रेन के निकलने के हैं, यहाँ से देखो आप पैसेंजर ट्रेन के। और फ्रेट जो है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे आर्टिफिशियली उनको साइड कर दिया जाता है। और इसका वजह क्या हो रही है, एक तो वजह हो गई क्या, फ्रीट को ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो भी मालगाड़ियाँ हैं उनको ज़्यादा पैसे का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। दूसरा, पैसेंजर फेयर को आपने क्रॉस सब्सिडाइज करके सस्ता कर रखा है, तो ज़्यादा फिर पैसेंजर भी फिर ट्रेन का ही एक्सेसिबिलिटी करते हैं। इसके अलावा और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन तब देखने को मिलती है कि अगर कॉमन शेयर की बात करें कि हाँ कोई ट्रैक है उस पर कितनी ट्रेनें चलती हैं, तो आप देखोगे पैसेंजर ट्रेन्स है ना उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है ओवर गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन साइड में खड़ी रहती हैं और फिर पैसेंजर ट्रेन को पहले क्रॉस कराया जाता है, फिर गुड्स ट्रेन जाती हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड अगर देखिए फ्री ट्रेन्स की कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर। ज़रूरत कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर की। डबल करने की ज़रूरत है एवरेज स्पीड को। तो ये जो चीज़ है ना ये कहीं ना कहीं डिस्करेजिंग है, वर्स्ट सिचुएशन शो कर रही है। आज मल्टी मॉडल इश्यूज़ के बारे में अगर देखें कि अगर फ्री ट्रेन की अगर बात करें, चाहे वो माल की ढुलाई हो या फिर जो ट्रेन खड़ी है वहाँ पर चार्जेस हो, तो गुड्स पर अगर चार्जेस ज़्यादा लगेंगे तो लोग क्यों ट्रेन का यूज़ करेंगे, आप ये बताओ। अब आप देखो यहाँ पर राइटर एक चीज़ निकाल के ला रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे जब पैसेंजर ट्रेन्स नहीं चल रही थी उस टाइम पर गुड्स ट्रेन की एवरेज स्पीड है ना वो 24 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर के हो गई थी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर्स पर आवर, जो बहुत ही ज़्यादा है। अब तो चलो ठीक है कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स हैं, केवल एक्सक्लूसिवली इनके लिए बनाए जाएंगे, तो देखो और थोड़ा इनकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी और उससे और ज़्यादा गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर हो पाएगा ईजीली, एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली। अब बात आ जाती है इंडियन रेलवेज में अगर देखें तो फीचर है HDN और HUN आइडेंटिफिकेशन। HDN की अगर बात करें तो हाई डेंसिटी रूट,
कितना सारा, मतलब एक जो ट्रैक है उस पर लगातार कितनी सारी ट्रेन्स चलती जा रही हैं, ठीक है वो। और दूसरी है HUN, इसका आप देखोगे हाईली यूज्ड नेटवर्क। ये नॉर्मल टर्म्स हैं जिन पर आप देखोगे कि कुछ नेटवर्क तो ऐसे हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा रेलवेज का यूज होता है, और उनका तो आप देख सकते हो कि यूटिलाइजेशन उनकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा है, मतलब 100% उनकी कैपेसिटी फिक्स कर रखी है टेक्नोलॉजी, मतलब कैलकुलेशंस के बेसिस पे। उसके बावजूद भी आज 80% ट्रैफिक जो है ना इंडिया का, वो HDN या HUN ट्रैक्स पे चलता है। अब आप देख सकते हो कि बचा हुआ ट्रैफिक जो है वो कितना ज़्यादा अनयूटिलाइज है, अंडर यूटिलाइज्ड है। दूसरी तरफ आज जो गेज कन्वर्जन है और इलेक्ट्रिफिकेशन है वो भी मास स्केल पे, अब तो चलो इस गवर्नमेंट ने कंटिन्यू कर दिया, वाकई में रेलवे का बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो काया पलट हुआ है इस गवर्नमेंट के अंडर में। अब फ्रीट की अगर बात करें तो HDN जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्रीट कॉरिडोर में वहाँ पर आप देखोगे, मतलब जो भी आप ये जो HDN हम देख रहे हैं, हाई डेंसिटी रूट्स, उनके थ्रू फ्रीट जाती है, तो वहाँ पर पैसेंजर ट्रेन को प्रेफरेंस देने की बात हो रही थी। तो क्यों ना उनके लिए हम हाई स्पीड एक सेपरेट ही फ्रीट कॉरिडोर बना दें। उसी चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ जाए फ्रीट कॉरिडोर, फ्रीट ट्रेन्स की, और साथ में जो कॉस्ट है ना उसको भी रिड्यूस कर दिया है। कॉस्ट अगर 30% तक रिड्यूस हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली लोग है ना रोड ट्रांसपोर्टेशन की बजाय रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे। ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट और भारतमाला प्रोजेक्ट, ये दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कहीं ना कहीं फ्री ट्रेन है इनको एनकरेज करेंगे। ठीक है, देखो कुछ भी ऑटोमेटिक इतना ज़्यादा होता नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पॉलिसी में किस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। देखो कॉस्ट रिडक्शन करना है तो वैगन पॉलिसी पर भी काम करना पड़ेगा। हॉलेज जो चार्जेज हैं, जो ढुलाई का काम है वो चार्जेज हो गए, टर्मिनल चार्जेज हैं, उनको हमें कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है कि जो सिलोज में हम अभी फंसे हुए हैं रेलवेज़ को लेकर के, सिलोज मतलब जो कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े, उनसे आप बाहर तो निकल ही नहीं, मतलब कूप मेंढक ना बन करके हमें अपने नेटवर्क को या जो भी हमारी प्रैक्टिसेस है उनको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। आज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसमें भी रेलवेज को डेवलप करने की बात की जा रही है। ऐसे ही डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, HDN है, HUNs है, इनको भी और ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा कि जो टर्मिनल पे चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं या साइडिंग करनी पड़ती है कि हाँ फ्री ट्रेन है वो वेट कर रही है, पैसेंजर ट्रेन उनको ओवरटेक करेगी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिले करती है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्करेजमेंट का कारण बनती है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो अपने माल की ढुलाई के लिए गुड्स ट्रेन की बजाय रोड ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है और उस पर नेशनल रेलवे प्लान फोकस्ड भी है। यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है ना उसको अगर हम ध्यान से देखें तो देखो हमें ज़रूरत है कि स्पीड जो है उसको हमें इंक्रीज़ करनी है, कॉस्ट है उसको 30% से कम करना है, टैरिफ जो लिए जाते हैं गुड्स पर उनको कम करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, जैसे कोल, आयरन और रॉ मटेरियल, स्टील, फर्टिलाइज़र, इनका ज़्यादा जब ट्रांसपोर्टेशन होता है ना तो इनकी तो ज़रूरत रेलवे को खुद को भी पड़ती है। ठीक है ना, तो क्यों ना फिर इन कमोडिटीज़ के ढुलाई का जो चार्जेस हैं या जो भी एक जगह से ले जाना ट्रांसपोर्ट करना है रेलवेज़ के थ्रू, उनकी कॉस्ट में रिडक्शन होगा तो कितना फ़ायदा होगा। इससे क्या होता है, जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज से होना शुरू हो जाएगा तो रेलवेज का जो शेयर है ना हमारी GDP में ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा और हम फिर इग्नोर नहीं करेंगे रेलवे को। तो इस पर ही हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है MTP बिल्स प्रपोजल। इसमें ब्यूरोक्रेसी की एक लेयर बीच में आ रही है जो कि चेक करेगी कि भाई अबॉर्शन करना है या नहीं। तो ये इस बात को MTP बिल के अंडर में ये जो लेयर लाई जा रही है ना ब्यूरोक्रेसी की, बोले ये इल जज्ड है, इम्प्रैक्टिकल है, इसको सोच समझ करके लाया नहीं जा रहा है। आर्टिकल लिखा है दीपिका जैन के द्वारा। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल MTP बिल जिसको हम बोल रहे हैं, वो लोकसभा ने देखो बिना ज़्यादा कुछ डिबेट या डेलिब्रेशन के पिछले मार्च में पास कर दिया था और अभी राज्यसभा में इसको रखा जाएगा। तो एक्ट में लिखा हुआ क्या है कि एक ड्रैकोनियन मेडिकल बोर्ड, मतलब एक ऐसा मेडिकल बोर्ड स्टैब्लिश किया जाएगा यूनियन टेरिटरीज और हर एक स्टेट में, जहां पर एक्सपर्ट्स का ग्रुप बैठेगा और वो ये स्क्रूटनाइज करेगा, ये वेट करेगा, ये चेक करेगा कि जो अबॉर्शन है उसको अलाउ करना है या फिर
नहीं करना, मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है या फिर नहीं। और उसमें जो मेंबर्स बैठेंगे उनमें गायनाकोलॉजिस्ट भी बैठेंगे, पेडियाट्रिशियन भी बैठेंगे, रेडियोलॉजिस्ट भी बैठेंगे और सोनोलॉजिस्ट भी बैठेंगे। तो ऐसे करके ये सारे मेंबर्स जो हैं बैठेंगे, फिर उसके बाद में उस केस बाय केस स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और उस पर भी ये देखेंगे कि एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो किस लेवल तक है, किस हद तक है। और साथ में कोई भी अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की अगर नेसेसिटी आती है तो वो 24 हफ्तों के बाद का जो 24 हफ्तों का जो जेस्टेशन पीरियड होता है ना फीटस का, उसके बाद में भी वो अलाउ कर देंगे उसको, जो आप कह सकते हो अब अबॉर्शन हम जिसको बोल रहे हैं। तो इस मेडिकल बोर्ड में अगर देखें तो थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन आ गया कि जहां पर ये जो एमटीपी एक्ट 1971 है जिसमें ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है, इसमें जिसको हम बोल रहे हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल, एमटीपी बिल, जो कि लोकसभा ने पारित कर दिया है, तो वो 1971 के बिल में चेंज लाया जा रहा है। वहां पर ये थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। और अगर इस तरीके से करेंगे तो ये तो आप कहोगे कि आप एक इंडिविजुअल की जो राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रिवेसी है आर्टिकल 21 में, वो हमारा कहीं ना कहीं ब्रीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेट अपनी तरफ से एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आज अगर करंट हेल्थ केयर के लिए जो बजटरी स्कोप है, बजट जितना दिया जा रहा है वो वैसे ही कम है। आज हेल्थ केयर सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कंट्री में मेडिकल टर्मिनेशन को रेगुलेट करने के लिए ये आप इस तरीके से एक बॉडी स्टैब्लिश कर रहे हो तो वो फाइनेंशियली अनसाउंड एक स्कोप दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें ही अगर फंडिंग की पहले से कमी है और आप एक लेयर और डाल रहे हो तो फिर वो फंडिंग कैसे प्रॉपरली मैनेज हो पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हमारी ज़्यादा न तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, न इतना कोई स्ट्रॉन्ग हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। साथ में मेडिकल बोर्ड अगर लेके आएंगे हर एक स्टेट में तो ये फिर और ज़्यादा बजटरी लोड क्रिएट कर सकता है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रैक्टिकली आज देखी जाए तो हमें ज़रूरत क्या है, स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ केयर सिस्टम हो या कहीं पर भी हो। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल या फिर वो कोई भी प्रेग्नेंट पर्सन है वो अगर अबॉर्शन के लिए जाना चाहे तो उस केस में वो कितना ज़्यादा उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर वो प्रेग्नेंट पर्सन रूरल एरिया से बिलोंग करता है तो वो ये एक वेटिंग का प्रोसेस है ना वो और ज़्यादा उनकी परेशानियों को, मुश्किलों को बढ़ा देगा। इससे ज़्यादा जो ज़्यादातर लोग हैं उनको एक इंटेंसिव या इन्वेजिव एग्जामिनेशन के थ्रू निकलना पड़ेगा जहां पर ब्यूरोक्रेसी अपना रोल प्ले करेगी। और जब टर्मिनेशन के लिए उनकी परमिशन ली जाएगी फिर उसके बाद में आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये तो वायलेशन हो गया ना राइट टू प्रिवेसी का, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का। तो इस चीज़ पर भी यहाँ पर राइटर सवाल उठा रहे हैं। प्रेग्नेंट पर्सन है उसको ब्यूरोक्रेटिक वेब से निकलना पड़ेगा, ऑथराइजेशन के थ्रू निकलना पड़ेगा, तो उसके लिए कितना डिले हो जाएगा। और डिले के साथ में कॉम्प्लिकेशन अगर बढ़ गई तो वो अबॉर्शन की सर्विस को अगर वो लेती हैं तो वो क्या सेफ रहेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा इंडिया की अगर करंट पब्लिक फाइनेंसिंग की बात करें हेल्थ केयर में तो वर्ल्ड का लोवेस्ट हम बजट अलोकेट करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, जो कि 2019-20 के टाइम की अगर बात की जाए तो जीडीपी का सिर्फ 1.6% ही अलोकेट हुआ था हेल्थ केयर सिस्टम को, जिसमें केवल बेसिक फैसिलिटीज़ कवर की जाती है। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा है जो कि पेशेंट्स को गरीबी के चंगुल में फंसा देता है। आज देखोगे तो नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के हिसाब से 2016-17 में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना था, लगभग 58.7%। दैट मीन्स कि अगर आदमी के पास में कोई ट्रीटमेंट लेना जाना है हो तो उसके पास में वो ट्रीटमेंट लेगा तो उसके पास में केवल 42 रुपीज़ होते हैं अगर उसको 100 रुपये का ट्रीटमेंट लेना है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा 17.4% के लगभग हमारी जो वुमेन है वो लो क्विंटाइल से बिलोंग करती है, मतलब स्लम से या फिर इस तरीके के एरिया से बिलोंग करती हैं जहाँ पर बहुत सारी मतलब एमिनिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वही पूरी नहीं होती जो मैटरनल केयर के टाइम पे उनको रिक्वायर्ड होती है। और दूसरा, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करती है, मनी बोरो करती है। और मनी जब बोरो करती है तो देखो मनी लेंडर्स जो हैं वो तो प्रीडेटरी एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट रखते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। ठीक है,
ये हो गई डिस्ट्रेस्ड फाइनेंसिंग, और इसके चक्कर में फिर गरीबी इंडिया में लगातार बनी बनी रहती है, और ये ही चीज़ अभी कोविड-19 के टाइम पे भी चलती आई है। तो रूरल एरियाज़ में कॉन्फ्लिक्ट भी फिर इस वजह से कहीं ना कहीं बढ़ते चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट की तरफ से बात आती है कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाएगा हेल्थ केयर में। अरे तो ये तो ऑलरेडी आप कह सकते हो कि अगर प्राइवेटाइजेशन और इंक्रीज करोगे तो ये तो एक इंडस्ट्री बन के रह जाएगी, और जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो क्या बन के रह जाएंगे, स्ट्रेटेजिक परचेजर, कि अचानक से कोविड-19 जैसी परेशानी आएगी और फिर प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स को क्या कहना पड़ेगा कि भाई आप ट्रीटमेंट दो, आपको इतना पैसा मिल जाएगा। तो वो जो चीज़ें होती है ना, वो हेल्थ केयर सिस्टम को और ज़्यादा हमारे यहाँ पर वल्नरेबल बना देती है। ये एक कंज्यूमर गुड बन के रह जाएगा, जहाँ पर फिर इमरजेंसी आएगी तब सरकारें जगेंगी और फिर वो अपनी तरफ से क्वेश्चन उठाएंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्राइवेट प्लेयर को इंसेंटिवाइज करने की बात भी की है कि कैसे भी करके जो सर्विसेज हैं उनको ऑफर करने के लिए वो आगे आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी वो पार्टिसिपेट करें और प्रोफेशनल कैपेसिटी को भी इंक्रीज करें। तो प्राइवेटाइजेशन अगर होता है ना इस केस में, तो कॉस्ट ऑफ केयर, जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी कॉस्टिंग है ना, वो बढ़ जाती है। और फिर इसके बाद में वो पब्लिक फैसिलिटी जब देने की बात आती है ना, फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होते चले जाते हैं, और फिर इसके कैटास्ट्रॉफिक, बहुत ही घातक इसके परिणाम निकल के आते हैं। आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि हेल्थ पर। आपने अगर गब्बर मूवी देखी हो ना, गब्बर इज़ बैक, उसमें कितना क्लियरली एक चीज़ बताई हुई थी कि डेड बॉडी को भी वो हैंड ओवर नहीं करते हैं। ऐसी बात भी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, या तो इंश्योरेंस प्रोवाइड करो आप सारों को अगर प्राइवेट सेक्टर को इंप्रूव कर रहे हो तो, या फिर आप पहले से ही गवर्नमेंट की तरफ से ही अगर हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो लोगों को फिर इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सस्ते के अंदर ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा दोगे। तो इससे क्या होगा, जो वल्नरेबल हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनकी परेशानियों का आप निवारण निकाल पाओगे। रही सही में आप देखोगे, ये जो प्राइवेट सेक्टर के जो आप कह सकते हो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी भी कोई इंश्योर करने वाला नहीं है, कोई इनसे सवाल नहीं पूछ सकता इनके अथॉरिटी के लिए, ना ये ट्रांसपेरेंसी बरतते हैं। जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, वो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ के पब्लिक ऑफिसेज में। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर भी अप्लाई कर पाएँ, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। तो ये फंडामेंटल राइट्स को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ट्रीटमेंट के टाइम पे, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, तो इन फंडामेंटल राइट, जो हमारा राइट टू हेल्थ है आर्टिकल 21 अगेन, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार को ज़्यादा कदम उठाने की ज़रूरत है। NSSO के अगर डेटा की बात करें तो 75th रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया की लगभग 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो ही केवल इंश्योरेंस में, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर में है। तो 80% इंडिया की पॉपुलेशन हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज से बाहर है। ये कवरेज ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हेल्थ केयर सिस्टम की अगर बात करें तो इनएडिक्वेट है। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो हमारे यहाँ पर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कमी है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2017 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 10,200 लोगों पर हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में केवल एक मेडिकल प्रोफेशनल अवेलेबल है। आप देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रीसेंट स्टडीज़ में देखें तो सेंटर फॉर जस्टिस लॉ एंड सोसाइटी एट जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, यहाँ पर ये बताई गई है कि लगभग 80% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। जो और इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु, यहाँ पर इन्होंने स्टडी की। अरुणाचल, मेघालय और यहाँ मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करो या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स स्टेट्स की बात करो तो वहाँ पर तो और भी ग्रेवर सिचुएशन देखने को मिल रही है। लगभग 100% शॉर्टफॉल है। यहाँ पर देखोगे बच्चों के लिए जो डॉक्टर होते हैं, पेडियाट्रिशियंस जो होते हैं, उनकी कमी 100% तक है। समझ सकते हो। तो यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, स्पेशलिस्ट जिनको आप अपॉइंट कर रहे हो ब्यूरोक्रेसी की एक लेयर बनाने के लिए, उसकी बजाय स्पेशलिस्ट को जहाँ जहाँ पर कमी आ रही है ना, वहाँ पर अपॉइंट किया जाए। जो आज 10,200 लोगों पर एक जना है, उसको हमें 1,000 पर एक जना करने की ज़रूरत है। तो जो कमियाँ हैं स्पेशलिस्ट की, वो फुलफ़िल की जाए शेड्यूल्ड एरिया में, रूरल एरिया में, तब जाकर के हम ये प्रॉब्लम है वो ख़त्म कर पाएंगे। जो हमारे यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन का माहौल बना हुआ है, रूरल अर्बन डिवाइड या रिच पुअर डिवाइड, इसको हमें कवर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो MTP बिल है, इस पर इसी तरीके से सवाल उठा रहे हैं। बोले कि ये बोर्ड बनाने की बजाय हमें ज़रूरत है कमी जहाँ पर है उन पर पहले ध्यान दिया जाए, फिर बाद में नया कुछ करने की ज़रूरत है।
ठीक है, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।